बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित संस्मरण मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। यह संस्मरण मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है। मृदुला गर्ग जी ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन इस संस्मरण में किया है। चलिए बच्चों, हम उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हासिल करते हैं। मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र किया, यानी उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में की। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 ईस्वी में वे दिल्ली में आकर स्वतंत्र लेखन के कार्य में लग गई। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इस संस्मरण की शुरुआत लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए करती हैं। लेखिका बताती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। यानी लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि जब लेखिका की माँ की शादी हुई तो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी थी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, लेखिका कहती हैं, हमने अपनी नानी से कहानियाँ नहीं सुनी क्योंकि वह जीवित ही नहीं थी, परंतु नानी के बारे में हमने अनेक कहानियाँ सुनी हैं और बहुत बाद में जाकर, यानी लंबे समय के बाद, उसका असली रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पारंपरिक यानी परंपराओं को निभाने वाली, अनपढ़ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और पर्दानशी हमेशा जो पर्दे में रहती थी। उनके पति यानी लेखिका के नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री यानी वकालत करने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे तो उन्होंने विलायती ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर किया। लेखिका ने बताया कि जिस समय उनकी नानी की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। अपनी मृत्यु को सामने पाकर नानी को अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता सताने लगी और वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर का अर्थ होता है बहुत बोलने लगी। उन्होंने नाना से कहा, नाना यानी अपने पति से कहा नानी ने, कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, लिहाज यानी मर्यादा, वे पर्दे की मर्यादा छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। यह बात सुनकर सब हैरान रह गए कि जिस औरत ने कभी पराये मर्द से तो क्या अपने मर्द से बात तक नहीं की, वह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उस अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी को समझा और मौके की नज़ाकत की भी उन्होंने लाज रखी। उन्होंने सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत जाकर अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को ले आए और अपनी बीवी के सामने पेश कर दिया।
नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से जो कहा वह और भी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि जो औरत अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी, उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। लेखिका कहती है कि यह बाद में मेरी समझ में आया कि वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, कोई साझेदारी नहीं की, पर अपनी ज़िंदगी को वे अपने ढंग से जीती थी। वे पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से काफ़ी पीछे थी, लेकिन उनकी नज़र में क्रांतिकारी चाहे कुछ ना हो, लेकिन असली आज़ादी उसी के जीने में है। आखिरकार लेखिका की नानी की जिद पर लेखिका की माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। एक ऐसे युवक से जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS, इंडियन सिविल सर्विस, देश की प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। लेखिका के पिता की जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, यानी उनके पास खानदानी पैसा नहीं था, और लेखिका की माँ को अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीना पड़ा और उच्च ख्याल रखने पड़े। हाल उनका यह रहा कि उन्हें खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर चनका खा जाती थी, यानी मरोड़ आ जाता था, दर्द उठता था उनकी कमर में। रात रात भर जागकर वे अभ्यास करती थी साड़ी पहनने का, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, नाजुक यानी कोमल, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी लेखिका की दादी ने यह तक कह दिया था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। छीके दूध आदि को टांगने की जगह छीका कहलाती है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। गनीमत यानी कुशल, भलाई यही थी कि उन्हें किसी ने परेशान नहीं किया। माँ को छीके से न उतारने के दो कारण थे। सबसे पहला तो यह है कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह, वाशिंदों यानी नागरिकों की तरह, निवासियों की तरह, उनके ससुराल वाले भी अंग्रेज़ों से बहुत प्रभावित थे, अभिभूत प्रभावित। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। लेखिका के नाना सिर्फ जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी सब चेहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में वे अंग्रेज़ थे। सबसे बड़े मज़े की बात तो यह है कि जो लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे वे ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी हो या नेहरू या लेखिका के पिताजी के घर वाले, भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज़ भक्त ससुर का ही चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिर फिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा, यानी परियों की कथा जैसा रोमांच पैदा करता था। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी,
ये रोमांचक उपकथाएं थी, यानी छोटी कहानियाँ थीं, जो कहानी के जादू को, तिलिस्म जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरा कारण माँ का अपना व्यक्तित्व था। शख्सियत का अर्थ है व्यक्तित्व। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी थी। वे हमेशा ईमानदार थी और निष्पक्षता का व्यवहार करती थी। ये सब परियों की जातियों से कम जादू मालूम नहीं पड़ता था। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था।